अच्छा, आज के हम लेक्चर में ये देखना चाहते हैं कि हम कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल जब लिखते हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके कंटेंट्स हैं, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट्स होने चाहिए या अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो किसी भी एक अच्छे जर्नल है जो उसके अंदर वो पब्लिश हो सके वो पेपर। तो उसके लिए हमने ये देखना है कि हमारे पेपर जो है उसके अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ताकि सबसे पहले उस जर्नल का एडिटर जो है वो उसको रीड करे और वो देखे कि क्या ये पेपर अप्रोप्रिएट है, इसके जो कंटेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं और उनके जर्नल्स के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हैं। इस आर्टिकल के अंदर जो रिसर्च गैप कवर किया है वो मैटर करता है, कुछ इनोवेशन है, तो ये सबसे पहली चीज़ देखी जाती है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है उसको एडिटर पास करता है और फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है रिव्यूअर्स की तरफ। अगर आपके आर्टिकल के अंदर ये तमाम चीज़ें, आपके तमाम सेक्शंस और उनके अंदर तमाम कंटेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, ये तमाम के तमाम मैटर्स अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो सबसे पहले एडिटर ही वहाँ से उसको रिजेक्ट कर देगा और वो ये कहेगा कि हमारे जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये पेपर नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आपका कोई पेपर पब्लिश होता है किसी भी जर्नल के अंदर, तो उसकी पब्लिकेशन तक पहुंचने के लिए ये लाजमी है उस एडिटर के चेक करता है कि क्या ये जो पेपर है इसके जो कंटेंट्स हैं, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इसको अपने जर्नल के अंदर पब्लिश करें, इस क्वालिटी लेवल का पेपर है कि उसको आगे फर्दर रिव्यूअर के लिए वो भेजे। अगर उस पेपर के अंदर क्वालिटी नहीं है, कंटेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं है, मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो उनके रेलिवेंट नहीं है, तो वो लो क्वालिटी पेपर को अगर वो फ़र्ज़ किया एक्सेप्ट हो भी जाता है, पब्लिश भी हो जाता है, तो कोई जर्नल या जर्नल का जो एडिटर है या एडिटर इन चीफ है वो ऐसे नहीं चाहता कि हमारे एक अच्छी रैंकिंग के जर्नल की जो रेपुटेशन है वो उससे ख़राब हो जाए। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि हमेशा ये देखा जाता है कि जितने भी जर्नल्स हैं वो ये देखते हैं कि अगर एक पेपर के अंदर ये तमाम खूबियाँ हैं भी, उनके साथ-साथ ये भी है कि क्या अगर ये पेपर पब्लिश हो जाता है तो जनरल जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, क्या उनके लिए उनको रिफ्लेक्ट करेगा? तो हमेशा ये देखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है और इस वक़्त उसके ऊपर क्या काम हो रहे हैं, क्या इनोवेशंस हो रही हैं और सिमिलर प्रॉब्लम्स के ऊपर लोगों ने और क्या काम किए हुए हैं, तो उसके बाद फिर वो चाहते हैं कि हमारे इस जर्नल के अंदर ये पेपर पब्लिश हो। यानी आपने काम ऐसे करना है ताकि आपका जो काम है वो बेसिकली एडिटर जो है वो समझे कि इस पेपर ने हमारे जर्नल के लिए ही बनाया हुआ है और उसको पब्लिश होना चाहिए। तो यानी आप काम ऐसा करें। तो उसके लिए हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये 2-3 पेपर्स जो हैं इनसे मैं कुछ चीज़ों को जस्ट समराइज़ करूँगा। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आप जब अपना पेपर बनाते हैं तो नॉर्मली पेपर के अंदर ये कुछ 5-6 एम सेक्शंस होती हैं और हमने इनको पहले भी डिस्कस किया वन बाय वन। हम हर सेक्शंस की इम्पोर्टेंस बताते हैं और ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, मेथड्स को इंडिकेट करते हैं, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन होती है। इसके लिए ये होता है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक पेपर है, इसके टाइटल में भी 3-4 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिससे आपका एक तो प्रॉब्लम का पता चल जाता है, प्रॉब्लम क्या है, मेथड क्या है और बेसिक काम क्या कर रहा है। यही चीज़ आपकी एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ी-सी मज़ीद एक्सपेंड की जाती है।
तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका बैकग्राउंड है, तो इस बैकग्राउंड में 2-3 लाइंस आप ऐसी लिखते हैं कि जो आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए यानी कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आप इनको हेडिंग दे के लिखते हैं, कुछ में ये हेडिंग्स नहीं लिखी जाती, डायरेक्टली ये चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ही ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के सबसे पहले एडिटर देखता है कि इसमें जो काम किया है, जो इनोवेशन की है, जो मेथड्स डेवलप किए हैं, क्या वो इस लेवल के हैं, इस क्वालिटी के हैं कि वो इसको आपने जर्नल के अंदर जो अगर वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद पब्लिश हो जाता है, और क्या ये रीडर्स के लिए हेल्पफुल होगा, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वजह से आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को सबसे पहले क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट बनाएं, साउंड बनाएं, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट की सबसे पहले ये दो तीन लाइंस होती हैं, इनको आपने इन बेटर वे लिखना होता है ताकि आपके प्रॉब्लम के जो भी मकसद है वो समझ आए कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। तो इस केस में हमारे पास ये कोविड के मुतलका था, और ये एक और पेपर है, इसमें हमने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है ये इसके ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में है। तो हमने 1-2-3 लाइन्स के अंदर ब्रेन ट्यूमर के बताया है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इस वक्त इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करनी होती है। इसी तरीके से एक और है, ये इसके प्रोस्टेट कैंसर के मतलब का है। तो आपका बेसिक सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम का बैकग्राउंड वो देना होता है। इसी तरीके से जब आप जाते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को मज़ीद एक्सपेंड किया जाता है। बैकग्राउंड के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि आपका स्टडी का पर्पस क्या है, ठीक है। यानी ये काम करने क्यों जा रहे हैं, यानी आपका एम क्या है। तो आपने एक लाइन के अंदर आपने समराइज कर देना है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे के भी आप कर सकते हैं, विदाउट हेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि आप एक रिसर्च गैप जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम जो था इसके ऊपर अगर एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स ने जो काम किए थे उनके अंदर ये लिमिटेशंस हैं, ये गैप है और हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो बेसिकली आपकी स्टडी का मकसद होगा। तो ये बेसिक एक इंटरकनेक्शन भी होता है कि आपका फर्स्ट बैकग्राउंड का मेथड्स के साथ जब इंटरकनेक्शन होगा तो आप उसके अंदर एक चीज़ बताएंगे कि हम ये चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग जो स्टडीज थी उनके अंदर ये गैप्स थे जिसको आप दूर करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल एंड मेथड्स में ऐसे है कि आप अपने एक आध लाइन में डेटा सेट को समराइज कर देते हैं, और 1-2 लाइंस के अंदर आप क्या करते हैं, जो मेथड्स प्रपोज करते हैं आप उनको बताते हैं। अब जैसे आप ये देखें कि ये डिफरेंट पेपर्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने एक लिमिटेशन बताई एक मेथड की, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये जो मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि आप किसी भी एक नया एल्गोरिदम डेवलप करते हैं या एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या मशीन लर्निंग के अंदर ये होता है कि हम सबसे पहले हैंड क्राफ्टेड फीचर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उन फीचर्स के अंदर आपने कुछ इनोवेशन की है, नए फीचर्स जो सेट हैं वो आपने प्रपोज़ किए हैं, या आपने उन फीचर सेट के अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रिसर्च गैप होंगी, एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स ने क्या काम किया था और उसके अंदर आपने क्या इनोवेशन की है, तो ये बेसिकली बतानी होती है। फिर आप अपना यानी एक लाइन में लिमिटेशन बता देते हैं, रहे होते हैं कि किसी जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे उन्होंने ये मेथड डेवलप किया, उनके अंदर ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, और उन गैप्स को कवर करने के लिए हमने ये मेथड जो है वो प्रपोज किए हैं, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स जो बताते हैं। तो यहाँ रिजल्ट्स के अंदर आप मोस्टली परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं कि हमने ये मेथड डेवलप किए
उनकी ये परफॉर्मेंस आई है, ये एक्यूरेसी आई है, ये सेंसिटिविटी आई है, ये स्पेसिफिसिटी आई है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। और उसके बाद आप फाइनली क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आप ये कहते हैं कि हमने जो मेथड डेवलप किए हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं और इसके किस्म की प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करने के लिए। लाइक इसके अंदर हमने कहा द फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द रिका बेस्ड फीचर्स proposed methodologies has more potential to detect the multi-class brain tumor types for improving diagnostic efficiency and can further improve the prediction accuracy to achieve the clinical outcomes. तो ये एक बेस्ट वे है, यानी बेस्ट वे से मुराद ये है कि हर एक उसको मज़ीद फर्दर इम्प्रूव कर सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कर सकता है। लेकिन जो एडिटर होता है और जो रिव्यूवर्स होते हैं वो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन 4-5 पॉइंट्स को कवर किया है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्ट अच्छे तरीके से किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनको ऑर्गेनाइज अच्छे से तरीके से किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गैप जो आपने आइडेंटिफाई किया है, एग्जिस्टिंग मेथड्स की लिमिटेशंस बताई हैं और जो नया मेथड्स है उसकी इनोवेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आपने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपके 2-3 वेज आते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ जो होती है, इसमें आप प्रॉब्लम का बैकग्राउंड, जनरल बैकग्राउंड बता देते हैं। और उसमें ये होता है कि जो पिछले डिकेड्स के अंदर जो बाकी रिसर्चर्स ने, पास्ट रिसर्चर्स ने जो काम किया, वो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, उस प्रॉब्लम को क्या-क्या चीज़ें बताई हुई हैं। और फिर उसके बाद आप ये बताते हैं कि क्यों ये अनक्लियर क्यों है, ये मज़ीद इसके अंदर क्या-क्या काम हो सकते हैं, या उन्होंने जो मेथड्स यूज़ किए हुए हैं उनके अंदर उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रिसर्च गैप्स हैं कि आप उनको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने इंट्रोडक्शन में 1-2 पैराग्राफ तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग मेथड्स बाकी रिसर्चर्स ने अप्लाई किए हुए हैं आप उनके बारे में बताते हैं। फिर आप एक आध पैराग्राफ में या कुछ सेंटेंसेस के अंदर आप उनके लिमिटेशंस बता रहे होते हैं, आप उनके गैप्स बताते हैं और वहाँ से आपका रिसर्च क्वेश्चन रेज़ होता है कि इसके अंदर मज़ीद ये इनोवेशन हो सकती है। एक मेथड है, आपने इसको फर्दर इम्प्रूव किया, एक नया मेथड आपने डेवलप किया, किसी मेथड को आपने ऑप्टिमाइज़ किया, कोई फीचर सिलेक्शन मेथड आपने यूज़ किया है तो उसके बारे में आप बताएँगे, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और फाइनली आप एक पैराग्राफ के अंदर अपने मेथड्स की समरी बता रहे होते हैं कि हमने ये मेथड्स प्रपोज किए हैं और ये मेथड्स जो हैं ये ज़्यादा बेटर होंगे कि उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हम इसको थोड़ा-सा 2-3 पेपर से हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बता दें जिसमें ओवरऑल आपके प्रॉब्लम को पता चल जाएगा। ये बेसिकली आपकी जो मेन काम है वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, एक आध फाइनल पैराग्राफ में बता देते हैं कि हमने इस स्टडीज के अंदर ये मेथड अप्लाई किए, इसके अंदर ये इनोवेशंस हैं और इसका ओवरऑल काम क्या है, पर्पस क्या है। ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शंस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपका जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि आपके एग्जिस्टिंग मेथड्स जो डेवलप किए हैं रिसर्चर्स ने वो बताते हैं, उनको समराइज करते हैं और उनकी लिमिटेशंस ये आप जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अगले स्टेप में आपके है मेथडोलॉजीज। अच्छा, मेथडोलॉजीज में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है आपका डेटा सेट और दूसरा होता है आपके मेथड्स। डेटा सेट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि सबसे पहले जो ज़्यादातर एडिटर या रिव्यूअर्स जो देखते हैं वो आपकी जो रिसर्च है उसकी ऑथेंटिसिटी आपके डेटा सेट से ही करते हैं, क्योंकि डेटा सेट ही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी उस स्टडी का कि अगर वो ऑथेंटिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी है,
तो उसके ऊपर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो भी अप्रोप्रिएट होंगी, वो साइंटिफिकली ट्रू होंगी। लेकिन अगर डेटा सेट आपने ऐसा यूज़ किया है कि जिसके ऊपर उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है या वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो उसके अंदर से जो आउटकम्स होंगी वो भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होंगी। क्योंकि जितने भी वेल रैंक्ड जर्नल्स हैं, अच्छे इम्पैक्ट वाले जर्नल्स हैं, वो सबसे पहले डेटा सेट की ऑथेंटिसिटी देखते हैं। तो लिहाजा उन रिसर्चर्स के लिए कि जो सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो जो भी डेटा सेट इस्तेमाल करते हैं उसका प्रॉपर सोर्स बताएं और उस डेटा सेट को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीज़ बताएं। और जहाँ जिन जर्नल्स के अंदर यानी वो पेपर्स पब्लिश्ड हैं, उन जर्नल्स की क्वालिटी भी देखें, उनकी रैंकिंग देखें। अगर वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी रैंकिंग के जर्नल्स हैं, तो वो जो डेटा सेट अगर उनके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी भी इतनी बेटर हो जाती है। और फिर जब उसको रिव्यूवर्स भी देखते हैं, वो कहते हैं कि ये डेटा एटलीस्ट एक स्टेप पे ऑथेंटिक है, ये फर्स्ट स्टेप में उनका डेटा सेट जो है वो क्लियर हो जाता है। दूसरी नंबर पे मोस्टली रिव्यूवर्स ये कहते हैं कि आपका जो डेटा सेट है बेशक अदर स्टडीज के अंदर यूज हुआ हुआ है, यूटिलाइज हुआ हुआ है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी है, यानी वो एक्वायर कैसे किया गया है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन क्या है, और उसकी इमेजिंग से रेलिवेंट है, इमेजेस की रेजोल्यूशंस क्या हैं, एंड सो ऑन। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये डेटा सेट को बयान करना लाजमी होता है। उसके बाद हमारे पास मेथड में दूसरी जो चीज़ होती है वो मेथड्स हैं, बेसिकली टेक्निक्स हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने रिसर्च के अंदर जितने भी मेथड्स बताते हैं, तो उनमें एक तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन, उनके मेथड्स का बैकग्राउंड ये देना, और डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए जो आप अपनी मेथड सेक्शन है उसको लिखते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि जैसे मशीन लर्निंग है, उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स एक्सट्रैक्शन अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं, आप उनको समराइज करें और प्रॉपरली रेफरेंस्ड करें, क्योंकि ये रेफरेंस हर चीज़ होगी तो उससे पता चलेगा कि ये चीज़ की ऑथेंटिसिटी है। इसी तरीके से ये दूसरी टाइप्स के फीचर्स हैं, इनको हमने प्रॉपर लिखा और उनकी प्रॉपर रेफरेंसिंग की है। इसी तरीके से हमने ये अगेंस्ट के मैट्रिक डायग्राम आ गई है। फिर इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम दिए हैं। सबसे पहले उनकी जनरल बता दें कि ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, रिग्रेशन का काम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और फिर हर एल्गोरिदम को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके बैकग्राउंड के हवाले से लिखें। और हर एल्गोरिदम के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके अंदर जो पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं उनको फुल एक्सप्लेन करना ये भी लाजमी, और मोस्टली रिसर्चर्स ये चीज़ पूछते हैं। क्योंकि एक एल्गोरिदम के अंदर अगर आपने कुछ एल्गोरिदमिक चेंजेस लाई हैं, तो वो क्या चेंजेस लाई हैं, ठीक है, जो आपने किसी एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज किया वो क्या वेज हैं, मैंने आपने अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादातर व्यूवर्स यही कहते हैं कि ये सेम टाइप्स के एल्गोरिदम्स मेथड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, अप्लाइड हैं, तो आपने क्या काम किया, यानी मेन क्वेश्चन ये होता है। तो लिहाजा ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के लिए यही है कि आप एक्सप्लोर करें मेथड जो अप्लाई किए हुए हैं, उनके अंदर ये जो ज़्यादातर पैरामीटर्स हैं यूज़ किए हुए, इनको प्रॉपर्ली आप रिफ्लेक्ट करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स हैं, और इनकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी और उनको ऑप्टिमाइजेशन के मेथड वो सारे के सारे आप रिफ्लेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स हैं, यानी आप जब रिजल्ट्स लिखते हैं तो रिजल्ट्स ज़ाहिर बात आप किसी फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो उनके ऊपर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एक्यूरेसी, एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व, ये सारे के सारे कैलकुलेट होते हैं। तो ये आप इनको एक्सप्लेन करें, यानी आपकी पेपर के अंदर अगर मेथड अप्लाई हुआ है, परफॉर्मेंस मेजर्स अप्लाई हुई हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ताकि जो एडिटर है, जो रिव्यूवर्स हैं, और आफ्टर पब्लिकेशंस जो रीडर्स हैं, हर एक उसको इजीली
देख सके, पढ़ सके, समझ सके। मेन मकसद हमारा ये होता है। तो ये बेसिकली हम कोई भी पेपर बनाते हैं या जो जर्नल अपने जर्नल्स के अंदर पेपर को पब्लिश करते हैं, उनका मकसद भी यही होता है कि हमारा जर्नल जो है इसके अंदर किस सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम है, कौन सी इनोवेशन लाई है और रीडर्स के लिए ये कितना ज़्यादा है, और उसी की बेस पर उस जर्नल की रैंकिंग बढ़ती है। तो आजकल हर जगह अगर आप ये देखें तो बेसिक हर का मकसद तो यही है कि हमारी रैंकिंग, जर्नल की रैंकिंग है उसकी बढ़े। इंस्टीट्यूशन हैं तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग बढ़े, एंड सो ऑन। तो उस मकसद के लिए फिर वो तमाम की तमाम पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए, तब जाके वो चीज़ें आपकी प्रॉपर पब्लिश होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक क्या होता है, मेथड होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में यही होता है कि आपकी जो मेन काम है उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को आप टेबलेटेड फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक बात यह है कि रिजल्ट्स में आपके जितने भी टेबल्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ये कैप्शन इसकी बहुत लाजमी है। दूसरे नंबर पे जो मेथड्स और परफॉर्मेंस मेजर्स इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद आपने टेबल को रिफ्लेक्ट करना है, ये भी एक प्रॉपर वे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जो जर्नल के अंदर उसका फॉर्मेट है आप उसके अंदर प्रॉपर उसको लेके जाएं। और कुछ जर्नल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप इस सारी के सारे को वन बाय वन इंटरप्रेट करें। और कुछ कहते हैं कि इनको आप सारे के सारे वन बाय वन इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मेन फाइंडिंग्स इससे बता देते हैं। इसके अलावा आप रिजल्ट्स को जब प्रेजेंट करते हैं तो ये रिजल्ट की प्रेजेंटेशन भी एक वे होती है कि जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाती है, पब्लिकेशंस की तरफ लेके जाती है। तो इसके अंदर चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। यानी टेबलेटेड फॉर्म में करते हैं या डिफरेंट टाइप के अदर ग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं, इनकी फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हैं। तो आप ये चीज़ सीखें, ये टूल सीखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिज़ल्ट की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जैसे टेबलेटेड फॉर्म में था, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आ गए हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गए हैं, इस तरह ये डिफरेंट टाइप के रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व्स हैं, एंड सो ऑन। इससे ये बेसिकली ये होता है कि आपकी काम की जो प्रेजेंटेशन है उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वेज हैं, तो जस्ट एक दो तीन मैंने आपको बताया। यानी बेसिकली आपके रिजल्ट की प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है। उसके बाद हमारे पास जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो डिस्कशन सेक्शंस है। अच्छा, डिस्कशन में और इंट्रोडक्शन में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि इंट्रोडक्शन में हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं प्रॉब्लम का, डिस्कशंस में हम उसकी आउटकम्स बता रहे होते हैं। हम कहते हैं कि प्रॉब्लम तो ये था, उसके ऊपर फलां ने ये मेथड अप्लाई किया तो उसकी आउटकम ये एक्यूरेसी इतने परसेंट आई, सेंसिटिविटी इतने परसेंट आई। हम कुछ बेसिक आउटकम देख रहे होते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि प्रॉब्लम ये है, उसके ऊपर मेथड फलां अप्लाई किया, फलां मेथड अप्लाई किया, फलां किया। तो डिस्कशंस में हम उसकी आउटकम बताते हैं और उसके बाद हम उसकी एवेल्युएशन बताते हैं। यानी हम बेसिक अपने जो मेथड्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि इनकी आउटकम्स ये है। पिछले जो मेथड्स हैं उनके रेफरेंसेस के साथ बताते हैं, लिटरेचर के साथ बताते हैं कि ये मेथड अप्लाई किया, उसकी आउटकम्स ये है। और फाइनली हम उनको कंक्लूड करते हैं अपने जो आउटकम्स है। अब लाइक हमारे पास ये पेपर है, इसमें हमने डिस्कशन सेक्शंस के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के फ़र्ज़ किया कि किसी ने एलडीए इस्तेमाल किया टू डिटेक्ट पिट्यूटरी जो ब्रेन ट्यूमर है और उसकी एक्यूरेसी इतनी थी और एयूसी वैल्यू इतनी थी, और फॉलोड बाय मेनिनगियोमा। और इसी तरीके से किसी ने ये मेथड अप्लाई किए, सपोज के नियरेस्ट नाइबर्स, और उसने एक्यूरेसी जो है 95% ली। और ये देखें सारी की सारी चीज़ें समराइज की हुई हैं। तो कोशिश ये करें कि आपका वो जो सिमिलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर लेटेस्ट और रिसेंट स्टडीज़ जो हैं, लाइक 21 है तो आप 18 या 19, 20 और 21 की अभी तक की जो रिसेंट फाइंडिंग्स हैं वो आप उनको लाजमी रिफ्लेक्ट करें। और हमेशा जब आप रिव्यूअर जब जाता है रिव्यू करता है तो वो हमेशा यही देखता है कि ये सेम प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मेथड है अभी तक मौजूद, यानी इस वक्त क्या है, क्या आउटकम्स हैं। तो वो तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो एकदम से चीज़ों को देख लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई इन्वेशन है लेटेस्ट
और तब वो जाके अगले काम पे जाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जो भी गुंजाइश है वो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर पे ये है कि वो रिसर्च गैप जो फिल किया हुआ है, कुछ इनोवेशन लाई हुई है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को जब समराइज़ करते हैं तो लाइक एक टेबल आप ऐसा भी बना सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने सिमिलर प्रॉब्लम पे क्या-क्या मेथड अप्लाई किए और उनकी क्या परफॉर्मेंस आई है और इसके मुताबिक आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया, उसके अंदर क्या इनोवेशंस होंगी और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो क्या थी। और फाइनली आप इनको कुछ लाइन्स के अंदर समराइज़ कर देते हैं और कंक्लूजन के अंदर अगेन आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले 1-2 लाइनों में आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं और कुछ लाइन्स के बारे में आप अपने आउटकम्स बता रहे थे। और यहाँ पे वो नंबर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बताते हैं कि फ़लाँ मेथड से परफॉर्मेंस इतनी है, ये फ़लाँ को डिटेक्ट करने के लिए इतनी है ये, और 1-2 लाइनों में आप उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस जो है वो बता रहे थे। और इसी तरीके से फाइनली आप अपने लिमिटेशंस भी बताते हैं और फीचर रिकमेंडेशंस भी, यानी कंक्लूजन के अंदर आप लिमिटेशन और फीचर रिकमेंडेशन भी बताते हैं। और उसके बाद आप अपने रेफरेंसेस और फाइनल जो है मुख्तलिफ जर्नल की डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एथिकल अप्रूवल होता है और ये सारी चीज़ें। और फिर आप अपने जितने भी रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस को वन बाय वन देखें और चेक करें कि तमाम रेफरेंसेस कंप्लीट हैं और फॉर्मेट के मुताबिक बनाए हुए हैं या नहीं हुए। तो ये हमारा एक ओवरऑल पेपर का कंसेप्ट होता है और हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा पेपर जब भी पब्लिश हो और अच्छे क्वालिटी जर्नल में पब्लिश हो, और जर्नल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर उसके जो कंटेंट्स हैं, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मेथड्स हैं, मेथड्स की इनोवेशन है, रिजल्ट की प्रेजेंटेशन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, और फिर उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो चीज़ें हैं, तो पहली तो ये बात है, तब वो उसको आगे फर्दर रिव्यूअर्स के लिए भेजेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थी कि जो मैंने बताई हैं। और नेक्स्ट वाले हम जो भी वीडियोस होंगे, लेक्चर्स होंगे, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम भेजते हैं, हम कौन सा जर्नल हमारे लिए अप्रोप्रिएट है और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए या उन जर्नल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपने पेपर को बनाएं। तो ये वाली चीज़ें हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। होपफुली यू विल गेट समथिंग फ्रूटफुल।